हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर में टॉप 85 सवाल बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसमें पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है, तो इससे पहले वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करवा दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस पार्ट बाय पार्ट करेंगे, इसका प्ले भी जरूर बना देंगे, तो आप जरूर से प्ले जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। टोटल 85 सवाल हम लोग आज का सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, शॉर्ट में कभी कभी पूछ देता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग स्पष्ट रूप से बेरोजगार नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में उसकी उत्पादकता सुने तो कोई भी उत्पादन नहीं होता है। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। यह तब होता है जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग हो जाता है। जरूरत 5 लोग के लग गया, 7 लोग 8 लोग लग गया। यदि अतिरिक्त लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होगा। तो इतना लंबा आपको कब भाषण लिख देना है, जब आपको लंबा में आ जाए, प्रच्छन्न बेरोजगारी ही आ जाए और आपको 6 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, तब इतना डिटेल आपको जगह लंबा चौड़ा लिखना है। यह अक्सर कृषि क्षेत्र में परिवार खाली आपको पॉइंट याद होना चाहिए इसमें क्या क्या और हम जोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में लॉन्ग आया तो आप लॉन्ग लिखे, नहीं आया तो शॉर्ट आप लिख के 2 नंबर 3 नंबर निकल जाइए। अब देखिए, व्यवसायिक बैंक क्या है। अब जितना भी देख रहे हैं ना, नॉर्मल बैंक, कोटक बैंक और भी बहुत सारा बैंक आप देख रहे हैं, सब क्या प्राइवेट बैंक है। तो व्यवसायिक बैंक यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्यवसायिक बैंक वह संस्था जो लोगों को जमा स्वीकार करता है। बैंक का काम ही है जो लोगों को भैया जमा स्वीकार करना और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देना, लोन देना, बस यही इसका काम है, ख़त्म व्यवसायिक बैंक का। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ये क्या करता है, बचत खाते, चालू खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट करके जमा प्रदान करता है, और क्या करता है, ऋण पर इंटरेस्ट पर लोगों को ब्याज देता है, लोन देता है। अब देखिए, केंद्र बैंक क्या है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। केंद्र बैंक क्या है, तो केंद्र बैंक किसी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है जो उस देश की मुद्रा बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति को कंट्रोल और विनियमित करती है। देखिए आगे बोल रहा है, भारत में केंद्र बैंक को आरबीआई कहा जाता है। भारत में केंद्र बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कहा जाता है। यह बैंकों का बैंक होता है, ध्यान रखिएगा, यह बैंकों का बैंक होता है और सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। यह मुद्रा भी जारी करता है, भी ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी कोई पूछता है। यह मुद्रा जारी करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को प्रबंधन भी करता है। 3-4 काम है। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी जिसको बोलते हैं, एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक लेखा वर्ष में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यह देश की आर्थिक गतिविधियों का और स्वास्थ्य के एक प्रमुख संकेतक है। इसमें केवल अंतिम उत्पादों का मूल्य शामिल होता है, न कि मध्यवर्ती वस्तु और दोहरी गिनती वस्तु से बचा जाता है। इसकी गणना 3 मुख्य कारकों से किया जाता है। जैसे अगर आपको जीडीपी निकालना है तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम में सिर्फ ओनली जीडीपी क्या है आपको, और अगर आएगा तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना लिखना बस। आपको ये सब नीचे नहीं लिखना, अगर लॉन्ग आ जाएगा तब इसे आपको एक्स्ट्रा में बात लिखना है। मुद्रा की परिभाषा, हाँ तब आएगा। अगर आपको 2 नंबर में आ रहा तो एकदम जो डीप लाइन में लिखा है सिर्फ उसी को कवर करना। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान करके सुविधाजनक बनाता है, बस इतने लिखना है मुद्रा के परिभाषा में, ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ देखिए, यह आमतौर पर एक देश में कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का भंडार, विलंबित भुगतानों का मानक। अगर आपको मुद्रा का कभी कभी कार्य पूछ दिया तो आप इसी तरह से लिखना है। आधुनिक मुद्रा के कागजी नोट और सिक्के शामिल होते हैं। अब आगे देखें, ऋण से आप क्या समझते हैं, ऋण मतलब लोन। ऋण या उधार एक ऐसा समझौता है जिसके तहत लेनदार उधारकर्ता को भविष्य में चुकाने के वादे साथ धन, संपत्ति या सेवाएं प्रदान करता है, आमतौर पर ब्याज के साथ, समझे। आपको वादा करते हैं कि हाँ इतना में पैसा दे देंगे। इसमें एक निश्चित समय सीमा रहता है और ब्याज दर भी शामिल होता है, जब आप कितना समय में रिटर्न कर दीजिएगा इतना रुपया आपको ब्याज लगेगा। ऋण व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों द्वारा लिया जाता है। ऋण आप कोई व्यक्ति से ले सकते हैं, कोई बिजनेसमैन से लेते हैं, या तो सरकार से ले सकते हैं। इसका उपयोग आप क्या करिएगा, निवेश करिएगा, उपभोग करिएगा या वित्तीय जरूरतों को पूरा करिएगा, 3 ही चीज़ें करिएगा। आप लोन लेके क्या करिएगा, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा कहीं। दूसरा क्या करिएगा, उपभोग करिएगा, खाने पीने में खर्च कर दीजिएगा, या आपको फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करिएगा, किसी को दूसरे को दे दीजिएगा। अब देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक, जो एग्जाम में बहुत बार खास कर पूछता है, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण क्या है। तो सबसे पहले औपचारिक ऋण समझिए।
औपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, जैसे हम कैसे सरकारी या प्राइवेट वाला बताया था, संगठित असंगठित सेम उसी टाइप समझना। औपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था होता है, समझे, जिसमें बैंक सहकारी समितियों से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको टेंशन फ्री रहिएगा, कोई डर भय नहीं रहेगा। लेकिन जबकि अनौपचारिक ऋण क्या होता है, गैर पंजीकृत स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई व्यापारी से ले लिए, कोई रिश्तेदार से ले लिए, कोई दुकानदार से ले लिए, इससे जो हम लोग लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक ऋण बोलते हैं। इसमें आपको ब्याज भी ज़्यादा लेता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कब धोखाधड़ी आपके साथ हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। देखिए आप क्या बोल रहा है, औपचारिक क्षेत्र में ब्याज दरें निश्चित होती कम होती है। आप देखते ही होंगे जब बैंक से आप लोन लेते होंगे तो आपको क्या ब्याज दर कम लेता होगा, और क्या होगा जो एक निश्चित दर लेता होगा। आरबीआई उसको द्वारा निगरानी रखता है ताकि कोई भी प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड किसी से ब्याज ले रहा है। आप एक एग्जांपल समझिए, जो हमारा बैंक जो है साल भर में 36% लगाता है, ठीक है, तो एक महीने में कितना परसेंट लगा, मात्र 3%। अगर नॉर्मल जगह देखा जाए तो कितना अपना आदमी रहेगा तो 5% से कम नहीं लेगा, तो सालाना कितना हो गया 60%। और यहाँ कितना बैंक ले रहा है 30%, डबल ले रहा है अपना आदमी होने के बावजूद डबल। तो इसीलिए बोल रहा है कि अपना आदमी से अगर लीजिएगा तो आपको डबल लगेगा, अगर 10% ले रहा है तो और बवाल हो जाएगा। इसीलिए लोग बैंक से ज़्यादा लेता है, और हम लोग को बैंक से ज़्यादा लेना चाहिए अगर लोन लिया जा रहा है तो। निश्चित दर होता है और रेट भी थोड़ा सा कम होता है। आरबीआई उस पर निगरानी भी रखता है ताकि ऐसा था जो मन किया उठपटांग रेट ले लेगा, नहीं, उसका रेट भी फिक्स होता है, इतना लेना है तो जनता ने इतने लेना है, इंटरेस्ट ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। चाहे कोई मेरा अपना आदमी ही क्यों ना, उसको ऐसा नहीं जो अपना आदमी चलो बैंक बोलता है कि मेरा अपना आदमी चलो तुम फ्री ले लो या 2%, ऐसा नहीं, अपना कुछ नहीं। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दरें अक्सर बहुत अधिक होती है। देखिए लिख दिया ना, अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई भी बाहरी निगरानी नहीं होता है। मन किया तो 20% ले लेंगे, मन कर 15% ले लेंगे, मन कर से तो आपको फ्री दे देंगे, जिससे उधारकर्ता के शोषण में जोखिम होता है। गरीब परिवारों को अक्सर अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिए जैसे हम पैसा वाला नहीं है, गरीब आदमी है, तो हमारा बैंक लोन देगा, मार के भगा देगा, तो आप क्या करिएगा, आप किस पर डिपेंड रहिए, अनौपचारिक स्रोत। अगल बगल जाइएगा, थोड़ा सा कुछ पैसा वैसा है दे दीजिए, 10% लीजिएगा तो दे देंगे, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो किस पर डिपेंड रहिएगा, आप अक्सर अनौपचारिक स्रोत पर डिपेंड रखिएगा, औपचारिक पर आप निर्भर नहीं रहिएगा। अब देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संपर्क और एकीकरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह बोल रहा है मुख्य रूप से व्यापार बाधाओं में कमी, विदेशी निवेश में वृद्धि और बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार से प्रेरित है। ठीक है, इसने दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं को पूंजी, लोगों और विचारों में मुक्त प्रवाह को बढ़ावा दिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उपभोक्ता के शोषण के दो मुख्य कारण बताइए। उपभोक्ता का शोषण मतलब क्या होता है, उपभोक्ता को लूटा जाता है। उपभोक्ता के शोषण के दो कारण क्या है, उपभोक्ता की जागरूकता की कमी। अगर आपको जब भी धोखाधड़ी आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब आप जागरूक नहीं है, उसके पीछे में जानकारी नहीं है। और दूसरा, बाजार में विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार और एक अधिकार। अब एक ही को बेचने वाला है तो जितना मन किया उतना रेट ले लिए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध निवारण तंत्रों के बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती है, जो हमारा क्या क्या अधिकार। अगर आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको चुनने का अधिकार है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ अधिकार होता है। देखने का अधिकार, आप ऐसा कपड़ा दुकान बोल देंगे हम आपको दिखाएंगे नहीं या आपको चुनने नहीं दे रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकता है कि हम उसको चुनने नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है। अब इसमें अगर तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, चुन कह नहीं सकते, बिना चुने कैसे ले लेंगे, तो चुनने का हम लोग अधिकार। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, इसी का लोग फ़ायदा भी उठाने लगा। आप झूठ मूठ के हो कपड़ा देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ले रहे हैं कुछ नहीं। तो इससे कारण लोग क्या होता है, दुकानदार पहले सतर्क रहता है, देखिए भैया लेना है तो लीजिए, ना तो फिर बाद में परेशान मत करिए। इसका लोग फ़ायदा लोग उठाने लगा। विक्रेता कभी कभी धोखाधड़ी, कम वजन, मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। देख कभी कोई बेचने वाला क्या करता है ना, धोखाधड़ी आपके साथ कर देगा, आपको कम वजन दे देगा, उसके बाद मिलावट सामान दे देगा, भ्रामक विज्ञापन का सहारा आपको ले लेगा। तो इससे भी आप बच सकते हैं अगर आपको जानकारी रहेगा। सरकारी नियम की कमी या कमज़ोर प्रवर्तन का शोषण को बढ़ावा देता है। इसमें किसका प्रॉब्लम है, सरकारी नियम का प्रॉब्लम है। अगर सरकारी नियम उसमें कोई लगाया नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया है, तो ऐसा बढ़ते जाएगा आपको।